नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। लोकसभा चुनाव 2024 का लगभग आधा भाग संपन्न हो चुका है। यानी 4 चरण के मतदान हो चुके हैं। अब पांचवें, छठे और सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वाराणसी से आज उन्होंने अपना नामांकन भरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानी आज उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है। जाहिर है, राजनीतिक दृष्टि से ये एक बड़ी घटना मानी जाती है। हालांकि एक सामान्य प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के फिर एक बार प्रधानमंत्री पद के भी वो उम्मीदवार हैं और तीसरी बार चुनाव अगर जीतते हैं तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के 3 बार और तीनों बार अगर पूर्ण बहुमत से वो आते हैं तीसरी बार भी, तो ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार 3 बार अपनी बहुमत से सरकार में स्थिर रहेंगे। तो इसलिए इसको बड़ी घटना मानी जा रही। दूसरा, प्रधानमंत्री वर्तमान में भी वो प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। आज की तारीख में देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी नीतियों से, उनकी कार्यशैली से हो सकता है किसी को विरोध हो, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन उनकी लोकप्रियता को लेकर कहीं कोई शक और शुबा नहीं है। इसलिए मैं इसे बड़ी घटना मानता हूँ। फिलहाल चलिए मैं आज आपको दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री ने कैसे नॉमिनेशन फाइल किया और उन्होंने आज शपथ ग्रहण भी किया। उससे पहले उन्होंने किस प्रकार की धार्मिक गतिविधियां संपन्न की, किस प्रकार की पूजा अर्चना की, कहाँ कहाँ वो गए और किस मुहूर्त में, जो सबसे खास बात है कि किस मुहूर्त में उन्होंने आज अपना नामांकन भरा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इस वीडियो में हम आपको वो चीज भी दिखाएंगे और आगे आपको बताते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग हमें लगातार मिल रहा है और लगातार प्रत्येक दिन हमारे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ रही है। ये हमारे लिए सुखद बात है और प्रोत्साहक स्थिति भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के कलेक्ट्रेट में आज अपना नामांकन फाइल किया। इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके प्रस्तावक गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ भी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल करने से पहले काल भैरव की पूजा अर्चना की। वो गंगा सप्तमी के अवसर पर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद क्रूज पर सवार होकर नमो घाट पहुंचे। पीएम मोदी ने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव में दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना की। लगातार 2 बार जीत हासिल कर चुके हैं प्रधानमंत्री इसी वाराणसी सीट से और तीसरी बार वो मैदान में उतर रहे हैं। तो पीएम मोदी ने वाराणसी से ही 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इस बार फिर वो बीजेपी के टिकट से बनारस से ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि कयास 2019 में भी कई प्रकार के लगाए जाते रहे थे कि वो पुरी से चुनाव लड़ सकते हैं, वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की बातें की जाती रही हैं। लेकिन उन्होंने अपनी सीट नहीं बदली। 2019 में भी वाराणसी से ही चुनाव लड़े और अपनी जीत का मार्जिन उन्होंने और भी ज्यादा बढ़ा लिया था। 2014 में वो लगभग 2 लाख वोटों से जीते थे और 2019 में वो 3 लाख से अधिक वोटों से अपने प्रतिद्वंदी से वो आगे निकले और उन्होंने विजय हासिल की थी। इस बार भी वहां उनकी लोकप्रियता उफान पर है वाराणसी में। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि इस बार उनकी जीत का मार्जिन
पिछले 2 चुनावों से कहीं अधिक हो सकता है। ऐसे में काशी के दिग्गजों का जमावड़ा वहां लगा हुआ है। नामांकन स्थल पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। अब मैं आपको बताता हूं कि आज उनके नामांकन के समय में कौन कौन बड़ी राजनीतिक हस्तियां वहां मौजूद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा तो दाखिल कर दिया, और यह इस मामले में आज की तारीख इसलिए भी खास रही कि उनको नामांकन फाइल कराने के लिए 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनके साथ वहां मौजूद थे। पीएम मोदी के नामांकन के लिए 4 प्रस्तावक पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर। पीएम मोदी जब नामांकन करने पहुंचे तो उन्होंने जिलाधिकारी एस राजलिंगम को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलेक्टर परिसर पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उनके साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। पीएम के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा भी वहां मौजूद थे। एनडीए के प्रमुख घटक जाहिर है भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन जिन दलों से है एनडीए के रूप में, उसमें उनके भी जो घटक दल के लोग थे, जो बड़े नेता हैं, वो भी वहां आज दिखे। उनमें से प्रमुख राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी वहां पहुंचे, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान भी वहां पहुंचे थे, अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी वहां मौजूद थी, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी वहां दिखे, और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी आज प्रधानमंत्री के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए वाराणसी पहुंचे थे और वहां नामांकन स्थल पर वहां मौजूद थे। अब कुछ लोगों के बयान आपको बताता हूं कि किसने इस मौके पर क्या कहा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन को लेकर क्या कहा, सुनिए। आज एक ऐतिहासिक दिन है। वाराणसी एक पवित्र स्थान है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से उन्होंने अद्भुत काम किया है। ये चंद्रबाबू नायडू के बयान है, जो चंद्रबाबू नायडू कि इनसे मोदी का विरोध करते हुए भाजपा से वो एनडीए से बाहर चले गए थे, एक समय ऐसा था। और आज उनका बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति क्या है, ये आप खुद देख सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। हम खुश हो रहे हैं, इसमें हमें शामिल होने का मौका मिला है। साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए की एकजुटता का फायदा पूरे देश को हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कौन सा मुहूर्त था जिसमें उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। हम सबको ये पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हिंदू मैथोलॉजी में अटूट विश्वास रखते हैं और वो हर प्रकार की धार्मिक गतिविधियों, यहाँ तक कि ज्योतिष के जो गणना है उसमें भी उनका विश्वास रहता है। और अक्सर उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की दृष्टि से, कोई काम करने की दृष्टि से ऐसा मुहूर्त जब भी तय किया है, उससे पता चलता है, इस बात का उन्होंने संकेत स्पष्ट दिया है कि वो हमेशा वो ज्योतिषीय गणना यानी पतरा के अनुसार, यानी तिथियों को देखकर सोच समझ करके ही वो कदम आगे बढ़ाते हैं किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर। तो यह तो उनके लिए व्यक्तिगत तौर पे खास था, क्योंकि उन्हें नामांकन फाइल करना है तीसरी बार, तो स्वाभाविक है वो अपने लिए भी तो ज्योतिषीय गणना अवश्य कराए होंगे, और उसी के अनुरूप उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा सप्तमी, आज
तिथि जो है गंगा सप्तमी है। तो गंगा सप्तमी के साथ ही पुष्य नक्षत्र में नामांकन पत्र दाखिल किया। पीएम मोदी के नामांकन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। तेज धूप के बीच भी लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। साथ ही नामांकन में शामिल होने के लिए कई बड़े नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इसका मैंने आपको जानकारी पहले ही दी। और ये जो गंगा सप्तमी पे जो पुष्य नक्षत्र है, अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, इसमें आप कुछ भी काम करते हैं तो आप विजयी होते हैं। संभव है इसी दृष्टिकोण से पंडितों ने यह गणना करके उनको बताई होगी और उसी क्षण में वो वहां कलेक्ट्रेट में प्रवेश किए और जाकर उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को यानी वाराणसी के कलेक्टर को उन्होंने अपना नामांकन पत्र सौंपा, अपना एफिडेविट वहां फाइल किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन पर कहा कि पीएम मोदी का भव्य रोड शो पूरे काशी, उत्तर प्रदेश व देश को उत्साहित करने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन जरूर सफल होगा। वह एक पृथ्वी और एक भविष्य की बात करते हैं, ऐसा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना था। आइए अब आपको दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री ने कैसे, कहा और किस तरह से उन्होंने अपना नामांकन फाइल किया। वो कौन लोग थे, प्रस्तावक भी उनके साथ कैसे उनके साथ मौजूद थे और क्या क्या वहां हुआ, वो नजारा आपको अब दिखाता हूं। देखिए प्रधानमंत्री ने कैसे नामांकन फाइल किया। काशी का अभिनंदन एक बार फिर से। कल रोड शो की भव्यता के बाद आज एक बार फिर से अरे कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था और कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 20 में से 19 सीटें मिल गई थी। लेकिन सवाल यह है कि इस प्रकार जब इस बार दोबारा लड़ रहे हैं, क्या वो चमत्कार दोबारा होगा वहाँ पे या नहीं होगा, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि जब ये नतीजे आएंगे तो उससे काफ़ी हद तक चीज़ें साफ होंगी और ये देखना होगा कि राहुल गांधी अपनी सीट जीतने के साथ का केरल में भी कांग्रेस के प्रदर्शन को पिछली बार की तरह बेहतर बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री अपना तीसरी बार नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुँच चुके हैं और एक बार फिर वहाँ पर नारों के बीच में वो वहाँ पहुँचे और अभिनंदन उन्होंने स्वीकार किया वाराणसी वासियों का। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए हम देख रहे हैं कि देश भर से दिग्गज नेताओं का जमावड़ा वहाँ पर लग रहा है। मदन मोहन जयराज जी, जिस तरह से लगातार ये बात हो रही है कि एनडीए की एकजुटता को लेकर या उनके शक्ति प्रदर्शन को लेकर, किस तरह से आप देखते हैं इन तस्वीरों को भी जब तमाम नेता वहाँ पहुँचते नजर आते हैं? योगी आदित्यनाथ को भी हम देखते हैं, लगातार हमने कल देखा रथ पे मौजूद थे। लगातार ये बात भी की जा रही है, प्रधानमंत्री भी बात को कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है जो आपके राज्य को और ज़्यादा वो बूस्ट देगी और उसको विकास के पथ पर आएगी। और उसी तरह से यहाँ पर जब एनडीए के जब पूरा कुनबा इकट्ठा होता है नॉमिनेशन प्रोसेस के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण संदेश देता नजर आता है। हमने हमेशा देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी कोई काम करते हैं तो उससे बड़ी भव्यता के साथ करते हैं और काफ़ी तैयारी के साथ करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन हो रहा है तो ऐसे में एक स्वाभाविक है कि जो बीजेपी के बड़े नेता वहाँ पर मौजूद रहें और लोगों का भी, चूँकि एक लोकप्रिय नेता हैं तो पब्लिक का भी बहुत प्यार उनके साथ है, तो लोग भी काफ़ी तादाद में आसपास इकट्ठे रहते हैं, उनकी एक झलक देखने के लिए वहाँ पे मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जहाँ तक एनडीए के घटक दलों की बात है कि जैसे कि मैंने कहा कि जिस प्रकार 2014 से बीजेपी अपने सहयोगियों को लगातार अपने साथ बनाए हुए है, उनको साथ लेकर चल रही है, ज़रूरत नहीं होने के बावजूद चल रही है, तो ये संदेश दूसरे पक्ष में जाता है कि अगर बीजेपी हमारे साथ एकजुटता दिखा रही है तो हमें भी वही रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो दूसरे घटक दलों के, जो एनडीए के दूसरे सहयोगी पार्टियों के नेता, बड़े नेता वहाँ पर जुटे हैं, तो वो अपनी प्रतिबद्धता बीजेपी के साथ दिखाने के लिए या एनडीए को एक मजबूत दिखाने के लिए वहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, और ये सोचने पे मजबूर करती है कि लगातार जो ब्रांड मोदी की बात हो रही है, जो स्वीकार्यता की बात हो रही है, जो लोकप्रियता की बात
बात हो रही है वो उसी तरह से बरकरार है। जो जोश हमें 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री निकले थे अपने रोड शो करने वो नजर आया था, वही अविस्मरणीय क्षण हमने कल देखा जब जिस तरह से हुजूम उमड़ा। और इस बात का भी खास तौर पर प्रधानमंत्री हमेशा से ध्यान देते हैं जब वो बात करते हैं कि सबका विकास, सबका साथ। तो हमने देखा किस तरह से रोड शो में अलग अलग जो हमने देखा कि विभिन्न समाज के विभिन्न समूहों की ओर से, वर्गों की ओर से हमने पार्टिसिपेशन देखा। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कल मौजूद रहे, जिनकी तस्वीरें हमने देखी रोड शो के समय। अश्विनी, जिस तरह से लगातार ये बात होती है कि जब भी प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता की बात हो, कि लोकप्रियता की बात हो, तो यहाँ पर समान रूप से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच, चाहे छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, या विभिन्न समुदाय से आने वाले लोगों में एक रूपता से वो दिखती है। और कल भी उसकी एक झलक हमने देखी। अलग अलग वहाँ पर समुदाय से लोग पहुँचे हुए थे वहाँ साथ देने और प्रधानमंत्री की इस यात्रा में उनका साथ देने के लिए, हिस्सा बनने के लिए। और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम देख रहे हैं। अश्विनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? निश्चित तौर से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का जो रोड शो था उस तरीके से था कि पूरा का पूरा पूर्वांचल और पूरा का पूरा ये क्षेत्र जो है उमड़ पड़ा था। काशी के लोग सराखों पर बैठाए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हर हर महादेव की इस नगरी में हर हर मोदी के अगर नारे लगते हैं, ये विरले नेताओं को ऐसा सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच चुके हैं डीएम कार्यालय में नामांकन अपना दाखिल करने के लिए। एनडीए के सभी घटक दलों के जितने प्रमुख नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और साथ ही साथ एनडीए के सभी राजनीतिक दलों के लगभग मुखिया, उत्तर प्रदेश के सभी जो गठबंधन में शामिल हैं वो नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो एकजुटता का प्रदर्शन यहाँ पर काशी से आज हो रहा है वो पूरे देश को ये बताता है कि किस तरीके से गठबंधन धर्म को निभाते हुए एक बड़ा जबरदस्त जनाधार उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में रहा। गठबंधन धर्म को निभाते हुए अभी भी सभी घटक दलों को अपने साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नामांकन दाखिल करने पहुँचे हैं। और काशी की जो भव्यता है, काशी की जो आध्यात्मिकता, उसको समेकर किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काशी को स्थापित किया और किस तरीके से भारत को एक विकास यात्रा देते हुए 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। तो ये निश्चित तौर से पूरे राजनीतिक दलों को और पूरी दुनिया को भी संदेश देता है कि किस तरीके से एक समग्रतावादी सोच को लेकर, एक समावेशी सोच को लेकर समावेशी राजनीति की शुरुआत यहाँ काशी से हुई। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर मौजूद हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में, डीएम कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय में वाराणसी में। और पूरा का पूरा एनडीए जो घटक दल है, पूरा का पूरा एनडीए का जो गठबंधन है वो यहाँ पर मौजूद है। तो जय जो आप बात कर रही है कि सभी लोगों की समावेशिता की बात, एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, 2014 के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं जातीय आधार पर राजनीति यहाँ पर होती थी, जातीय समीकरणों के आधार पर राजनीति होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल सबका साथ सबका विकास नारा ही नहीं दिया, जो जातीय समीकरण थे उनको भी ध्वस्त उन्होंने किया। आज एक विकासवादी राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है, पूरे देश में हुई है। ये काशी और पूरा का पूरा पूर्वांचल कहीं ना कहीं इस बात का साक्षी है कि किस तरीके से बेहद पिछड़ा माने जाने वाला ये क्षेत्र आज जो है विकास के फलक पर, विकास के मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान रखता है। काशी के विकास के साथ साथ समूचे पूर्वांचल का विकास हुआ है। केवल काशी से ही पर्चा दाखिल करना या यहाँ पर रोड शो करना केवल यहीं पर प्रभाव नहीं डालता है, ये समूचे पूर्वांचल पूरे देश में एक मोमेंटम बनाता है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं कहूँगा कि एक प्रयोग यहाँ पर शुरू किया गया था, वो सांस्कृतिक प्रयोग था, लेकिन उसके राजनीतिक अर्थ भी और निकलेंगे कहीं ना कहीं। जिस तरीके से साउथ का सबसे ज़्यादा फोकस इस बार बीजेपी ने किया है, यही काशी है जहाँ पर काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर ट्रेनों के जरिए आए, उन्होंने काशी की संस्कृति को समझा। तो एक समावेशी सामाजिक शास्त्र भी यहाँ से कहीं ना कहीं निकला है। राजनीति तो इतर है, जो विभाजनकारी बातें होती थी, अलग अलग संस्कृतियों की बातें होती थी, उत्तर और दक्षिण की बात होती थी, आर्य और द्रविड़ की बात होती है, वो भी समीकरण कहीं ना कहीं ध्वस्त हुए हैं और एक नए भारत का विजय हुआ है। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि काशी को गौरव प्राप्त है यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि होने का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौरव प्राप्त है कि हर हर महादेव की नगरी में हर हर मोदी के जयकारे भी लगते हैं। और अश्विनी, एक बात और भी हमने देखी कि काशी को प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल बनाया इस लिहाज से कि बहुत सारे वैश्विक नेता को वो देश की सांस्कृतिक राजधानी कहें वहाँ पर लेकर के गए। G20 के कई सारे सम्मेलन हमने देखा काशी में हुए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो हम देख ही रहे हैं। काशी तमिल संगमम के जरिए तमिलनाडु और काशी को और ज़्यादा करीब लाने की कोशिश की। तो एक तरह से एक नई प्रयोगशाला के तौर पर काशी को प्रधानमंत्री ने प्रयोग किया, विकास के साथ साथ न केवल सांस्कृतिक
जो दूरियां हैं उनको कम करने का, बल्कि काशी को भी ग्लोबल बनाने का? काशी को ग्लोबल बनाने का और भारतीय संस्कृति को भी ग्लोबल बनाने का। काशी कोई भी विदेशी पर्यटक आता था वो फतेहपुर सीकरी, आगरा घूमकर चला जाता था, लेकिन आज अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर सबसे ऊपर अगर कहीं भगवान श्री राम का अयोध्या का राम मंदिर में लोगों का आकर्षण का केंद्र है, तो दूसरा स्थान कहीं ना कहीं काशी का है। इससे ज़्यादा सैलानी आज के 10 साल पहले गोवा जाया करते थे, दूसरी जगहों पर जाया करते थे, वो एक्सप्लोर करते थे। तो धार्मिक पर्यटन ही नहीं, धार्मिक जिसको कहते हैं स्वाभिमान के भाव को का जागृत होना भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से देखता है, वो जनादेश में भी देखता है। काशी की गलियां जो सक्रिय होती थी, काशी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए जो लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, तांता लगाना पड़ रहा था, जो गंगा जी और भगवान विश्वनाथ के बीच में अवरोध पैदा हुए थे, एक कॉरिडोर बना के और तकरीबन वहाँ पर 40 से ज़्यादा मंदिरों को जीर्णोद्धार करके गंगा को गंगाधर से मिलाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और भूरी भूरी प्रशंसा काशी की जनता करती है, उत्तर प्रदेश की जनता करती है, यहाँ आने वाले लोग करते हैं। काशी के अगर देखें आज के 10 साल पहले सड़कों पर जो है अब वो कहावत में नहीं कहूँगा, लेकिन सांड घूमा करते थे। यहाँ कहा जाता था कि सांड और सन्यासी सड़कों पर बहुत आए तो आपको दिखेंगे, लेकिन आज काशी का सौंदर्यीकरण हुआ, वो भी काशी की मूल आत्मा को सजोकर। और सबसे बड़ी बात ये जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं नामांकन करने के लिए। पहली बार जब 2014 में उन्होंने नामांकन किया था तो उन्होंने बड़ोदरा से भी नामांकन किया था, और काशी से भी जब जीते थे तो बड़ोदरा की सीट उन्होंने छोड़ दी थी। 2019 में उन्होंने काशी को ही चुना और उसके बाद यहाँ किसी अन्य क्षेत्र पर नामांकन नहीं किया। आज फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी का सम्मान करने के लिए पहुंचे, और उसी तरीके का सम्मान कल शाम को काशी की जनता ने जनज्वार के रूप में यहाँ पर किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विकास कार्यों के लिहाज से, काशी की आध्यात्मिकता को सजो कर लिहाज से, और साथ ही साथ जो भारत भारतीयता के गौरव के केंद्र के रूप में स्थापना का भाव है, और लोगों में जो स्वत्व और शक्ति का बोध का हुआ है, वो कहीं ना कहीं जनादेश के रूप में दिखता है। जब समूचे उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2019 में अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है, और इस बार वो इस कोशिश में है कि हम इस प्रदर्शन को भी दोहराएं, इससे बेहतर करें और अपनी सीटों को बढ़ाएं। क्या जनादेश होगा ये निश्चित तौर से तय करेगी जनता जब जनादेश आएगा, लेकिन ये है कि केवल काशी ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से आने से समूचा पूर्वांचल, समूचा उत्तर प्रदेश और समूचे देश को एक नया संदेश मिलता है। अश्विनी हमारे साथ बने रहिए, और जो प्रस्तावक हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम तक पहुंचाइए। अब हमारे साथ मदन जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। विकास की अगर हम बात करें मदन जी, तो बहुत सारी नई परियोजनाओं की भी शुरुआत काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने की, चाहे वो बनासकांठा आपको याद होगा दुग्ध जो संयंत्र है उसको स्थापित करना हो, उर्वरक के जो फैक्ट्रीज हैं उनको स्थापित करना हो, बहुत सारी जो विकास के कार्य हैं उनको भी एक सांसद के तौर पर उसी मनोयोग के साथ प्रधानमंत्री ने किया जो शायद किसी भी जगह से लड़ते तो वहाँ करते। बिल्कुल। देखिए, एक तो जो बनारस के शहर का विकास है, जैसे नया एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन बन गया, फ्लाईओवर बन गए, सड़कें बेहतर हो गई, और एक वहाँ पे विश्व स्तर का सभागार भी बना है। इस तरह की चीज़ें तो बहुत सारी हैं और कुछ नई चीज़ें भी हैं, लेकिन हम एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं भी और आपके रिपोर्टर के देख रहा था, जैसे अगर हम 2013-14 में देखें हैं तो वाराणसी में जो टूरिस्ट का जो आने का जो संख्या थी 2014 के दौरान, वो करीब 30-40 लाख 50 लाख के आसपास एनुअली टूरिस्ट आते थे। अभी जो ताज़ा आंकड़ा आसपास पहुंच गया है, तो आप इसको ये देखिए कि एक जो तीर्थ स्थल है, एक तीर्थ स्थल एक स्थानीय इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा एक जरिया होता है। और हमने ये भी देखा है कि मोदी जी कई जगह जाते हैं, वाराणसी के अलावा भी दूसरी जगह कहीं बड़े मंदिरों में जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं या किसी और मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, तो उसका बाद में क्या इम्पैक्ट होता है वहाँ पे जो टूरिस्ट का जाने का सिलसिला है, पूरा देश के कोने कोने से, सिर्फ ये नहीं कि वाराणसी सिर्फ नॉर्थ इंडिया का एक तीर्थ स्थल है, वो पूरी दुनिया का है, लेकिन बढ़ोतरी देखी जाती है। तो देश के हर स्तर से वहाँ पे टूरिस्ट की जाने का सिलसिला संख्या एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो उसका जो फायदा वहाँ की लोकल इकोनॉमी को है, जहाँ पर 40 लाख टूरिस्ट सालाना जा रहे थे, वो 7 करोड़ हो गए, तो वहाँ पर वो रहेंगे, प्लेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, ऑटो यूज करेंगे, टैक्सी यूज करेंगे, होटल में रुकेंगे, खाना खाएंगे, तो इससे जो वहाँ स्थानीय इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला है, जो लोगों का वहाँ पर रोजगार बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। और ये कोई तीर्थ स्थल से स्थानीय इकोनॉमी को का बढ़ने का सिलसिला सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया के कई देशों में है, जहाँ पर एक कोई सिटी में तीर्थ स्थल है और वहाँ पे देश भर से या पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, ऐसा कई देशों में है, और ये हमारे देश में भी है। और अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो हमें याद है कि जब
यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था तो सारे तीर्थ स्थल उत्तराखंड में चले गए थे, जो हिल एरिया थे वो भी उत्तराखंड में चले गए थे। तो उसमें ये चिंता व्यक्त की गई थी उत्तर प्रदेश के पास कोई टूरिस्ट प्लेस तो रह ही नहीं गया आगरा के अलावा। तो उसके उस समय अयोध्या में जो राम मंदिर भी नहीं बना था, तो अब वाराणसी एक बड़ा तीर्थ स्थल बन गया और जो अयोध्या तो एक तीर्थ स्थल बन ही रहा है जब से वहाँ पर मंदिर बना है। तो मुझे लगता है कि ये जो उसका एक फ़ायदा है, एक वो स्थानीय इकोनॉमी को इसका जो फ़ायदा होगा हो रहा है, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, जिस तरह से पर्यटन टूरिज्म को एक नई दशा उसकी बदल दी, और साथ ही जिस तरह की सुविधाओं की हम बात करते थे कि विदेशों में हम जाते हैं जो सुविधाएं हमें मिलती हैं, आज वही सुविधाएं भारत के इन विभिन्न शहरों में मिल रही हैं। जो हमारे संवाददाता इस वक्त बता रहे थे, जब हम स्वीकार्यता और लोकप्रियता की बात कर रहे थे कि विभिन्न वर्गों में का जुड़ाव जो है प्रधानमंत्री के साथ, किस तरह से देखते हैं जो एक राजनीति में जो एक बड़ा बदलाव, आज वो विभाजनकारी राजनीति को छोड़कर मुद्दों की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। विभिन्न जातिगत वोटर्स की जगह पर यहाँ पर एक नया वर्ग निकल कर आया, हम कह सकते हैं एक लाभार्थी वर्ग, जो कि एक बड़ा वोट बैंक है। बिल्कुल। देखिए, कुछ ये एक आप इसका बीजेपी का अगर हम देखें तो बीजेपी ने हमेशा एक तो जो जन कल्याणकारी योजना है वो निचले तबके को ध्यान में रखते हुए बनाई है, ताकि जो वास्तव में ज़रूरतमंद है उसको सीधे योजनाओं का लाभ पहुंचे। दूसरा, बीजेपी ने उनका लगातार सरकार ने उनका लगातार फॉलोअप किया है, क्या वो लाभ उन तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती थी कि योजनाएं तो आ रही हैं, कागज पर आ रही हैं, लेकिन जमीन पर पहुंच रही हैं कि नहीं। लेकिन जो डीबीटी होता है, जिसमें पैसा डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, या जहां पर आधार का यूज होता है कि बगैर अंगूठा लगाए आपको राशन नहीं मिलेगा, तो इससे बड़ा फायदा हुआ है। इससे जो मिसयूज उसका होता था वो करीब बहुत कम रह गया, नहीं के बराबर रह गया। मुझे लगता है कि 1-8% रह गया, वो तो रह गया मुझे लगता है। नहीं तो कभी किसी ज़माने में ये तक कहा जाता था कि 15% ही लोगों के पास पहुंचता है, 85% नहीं पहुंच पाता है, वो दलालों के पास पहुंच जाता है या उसका मिसयूज हो जाता है। लेकिन आज वो चीज़ आईटी के इस्तेमाल से वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो जो लाभार्थी है, हमेशा लाभार्थी से बीजेपी ने संवाद किया है। प्रधानमंत्री खुद कई मौक़ों पर संवाद करते हैं, वो अपने मन की बात में भी लाभार्थी से कई बार बात करते हैं। तो लाभार्थी को उन्होंने अपने एक वोट बैंक में भी बदला है। तो जो लाभार्थी है, जिसको सीधे लाभ पहुंचा है, वो आज बीजेपी का समर्थक भी है और वो वोट भी करता है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें कोई बुराई नहीं है, एक अच्छी बात है कि एक तो यह है कि लाभार्थी को फायदा हो रहा है, दूसरा अगर लाभार्थी को फायदा होगा तो जरूर जिस सरकार की योजनाओं से फायदा होगा तो उसके साथ वो खड़ा होगा। बिल्कुल, यहाँ पर चुनावों में प्रस्तावों की भूमिका बेहद अहम है, और प्रधानमंत्री के जो भी प्रस्तावक रहे हैं पिछले चुनावों में भी, वो भी लगातार चर्चा में रहे और इस बार भी चर्चा में हैं जो भी नाम सामने आ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं कि इस चीज़ को भी बहुत ही बारीकी से, यहाँ पर आपने कहा कि प्रधानमंत्री जो भी करते हैं काफ़ी तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ, तो प्रस्तावों को लेकर भी बहुत ही मंथन ये मुझे लगता है होता हुआ दिखता है कि किन किन को चुना जाएगा उस प्रस्तावों के तौर पर। नहीं, मुझे देखिए, हमने बहुत सारे आयोजन देखे, प्रस्तावक का भी देखे हैं पिछले 2 चुनावों में। देखिए, जब पार्लियामेंट हाउस बना तो जिन लोगों ने पार्लियामेंट बनाने में भूमिका निभाई थी, तो उन लोगों को वहाँ पर उनको स्पेशली जिस दिन उद्घाटन हुआ था तो उनको बुलाया गया था। बिल्कुल, हम तस्वीरों की देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री का कलेक्ट्रेट ऑफिस से, वाराणसी से यहाँ पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। गणेश्वर शास्त्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
धन्यवाद।